हेलो गाइस, वेलकम टू एडुफोरम अकेडमी। मैं आदित्य और आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की उसका क्लास 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। राइट। तो कल हमने वन पढ़ा था। धरती धरातल पर वनस्पतियों के रूप में केवल वन ही नहीं है, वनों भी हमने देखा था उष्णकटिबंधीय वन। उसके पहले हमने देखा था हर तरीके का वन, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, फिर शीतोष्ण घास स्थल और शीतोष्ण प्रदेशों के वन। तो आज हम बात करेंगे शीतोष्ण प्रदेशों के घास स्थलों के बारे में। आप याद करिए, हमने प्रेरी की बात की थी, वेल्ड की बात की थी, राइट। और भी इस तरीके के घास स्थल होते हैं। तो शीतोष्ण प्रदेशों में दो घास स्थल प्रमुख हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। वो एक है प्रेरी और एक है वेल्ड। इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जहां पर पेड़ होते हैं उसे तो हम वन कहते हैं, लेकिन जहां पर पेड़ नहीं होते उसे हम घास स्थल कहते हैं, जहां पर घासों की प्रधानता होती है, ठीक है ना। अब पृथ्वी के लगभग 1/4 भाग पर घास स्थल ही है। पेड़ तो वन तो कम है, ऑलरेडी कम थे और हम इन्हें और कम करते जा रहे हैं, लेकिन 1/4 भाग पर घास स्थल अभी भी बने हुए हैं, राइट। अब ये घास स्थल यहाँ की जलवायु, यहाँ के प्रदेश, यहाँ की धरातल, इन सारे कारकों पर निर्भर करता है कि कैसा धरातल है, कैसी जलवायु है। तो उस हिसाब से वहाँ का घास भी होगा, राइट, और उनकी अपनी विशेषता होगी। तो जलवायु के आधार पर घास स्थलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो श्रेणियां कौन सी हैं? एक है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और एक है उष्ण प्रदेश के घास स्थल। शीतोष्ण यानी ऐसी जगह जो बहुत ठंडा है, उन प्रदेशों में भी घास स्थल हैं, और उष्ण ऐसी जगह जहां बहुत गर्मी है, वहां पर भी घास होंगे, लेकिन उनकी अपनी विभिन्नताएं होंगी, उनमें असमानताएं होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण स्थल में घास, शीतोष्ण प्रदेशों में घास स्थलों के बारे में, उसमें भी प्रेरी के बारे में, ठीक है। अब आप ये देखिए, प्रेरी घास, ठीक है। अब अगर आप एक जगह से खड़े होकर के देखेंगे तो आपको केवल हरे कलर का घास ही घास दिखाई देगा। तो एक तरीके से घास का समुद्र भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रेरी घास शीतोष्ण स्थल, ये अमेरिका के ऐसे क्षेत्र में जहां ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, उन क्षेत्रों में होता है, और ख़ास तौर से उत्तरी अमेरिका के प्रदेशों में पाया जाता है। ये आप देखिए, प्रेरी का घास स्थल, राइट, ये है। तो जो महत्वपूर्ण जो देश है, दो देश हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है कनाडा और एक है अमेरिका। इन्हीं क्षेत्रों में इस प्रेरी घास का विस्तार है, ठीक है। अब अधिकांश जगह पर ये प्रेरी घासें पेड़ रहित होती हैं, यानी कि यहाँ पर पेड़ नहीं होते। कुछ क्षेत्रों में पेड़ होते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर पेड़ होंगे, और निचले प्रदेशों में भी पेड़ होंगे। लेकिन जहाँ पर कम बारिश है और अनियमित बारिश हो रही है, वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे, केवल घास घास ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये घास लगभग 2 मीटर ऊंची हो सकती है, ठीक है। तो 2 मीटर काफी ऊंचा होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा था अपने उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, सवाना एक घास देखा था, उसमें हमने कहा था कि इसमें जानवर रहते हैं, छुपे रहते हैं अंदर, मतलब वो दिखते नहीं है क्योंकि घास की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। उसी तरीके से कुछ कुछ ये घास भी होते हैं, ये भी 2 मीटर तक लंबे होते हैं। अब इस घास की वजह से इस क्षेत्र की अपनी कुछ विशेष चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। अब आप इसके, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके आगे पीछे क्या है, तो आपको क्या दिख रहा है? एक तो ये रॉकी है, ये रॉकी पर्वत है, ठीक है ना, ये इससे घिरा हुआ है, राइट। इसी तरीके से ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक बोलते हैं,
महान झीलें, जैसे सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, विनिपेग झील, इसमें ह्यूरन भी आता है, मिसिसिपी, तो इस टाइप की झीलें हैं, इन्हें ग्रेट लेक बोलते हैं। तो इसके पूरब में ग्रेट लेक्स हैं और पश्चिम में रॉकी पर्वत है। अब इस वजह से भी यहाँ की कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं डेवलप होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपने क्षेत्र देख लिया, कनाडा से लेकर के अमेरिका। और एक बात ध्यान रखें कि ये जो दो देश हैं, ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में से स्थान रखते हैं, राइट। अब बात आती है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, जिसकी वजह से ये घास विकसित हुए हैं। तो यहाँ की जलवायु बहुत चरम है। चरम का मतलब होता है कि सर्दियों में टेम्परेचर 20 डिग्री तक रहता है और गर्मियों में यही टेम्परेचर -20 डिग्री तक भी जा सकता है, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर का अंतर हो रहा है, राइट। तो यहाँ का जलवायु आपने क्या देखा, चरम है, गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी होती है और सर्दियों में तो काफी सर्दी हो ही रही है। अब सर्दियों में -20 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण यहां पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, ठीक है। बर्फ की मोटी परत जमने से ये जो हरा भरा क्षेत्र है थोड़े दिन के लिए ढक जाएगा, क्योंकि सर्दी ज्यादा लंबी होती है, यहां पर गर्मी कम दिन की होती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र ज्यादातर बर्फ से ढके रहेंगे। अब ये रॉकी पर्वत है, यहां पर एक पवन चलती है, उस पवन का नाम है चिनूक, राइट। तो चिनूक पवन गर्म पवन है और इसकी गर्मी से प्रेरी का स्थल जो बर्फ से ढका हुआ है वो पिघल जाता है। किसकी गर्मी से? चिनूक की गर्मी से। ये भी किस समय होता है? सर्दियों के मौसम में, जब बर्फ ढका हुआ है बर्फ से। ये जैसे जैसे ये बर्फ से ढका हुआ है और जैसे जैसे बर्फ यहां से हटते हैं, बर्फ पिघलते हैं, वैसे वैसे फिर यहां पर हरी घास उगाती है और वो हरी घास फिर जानवरों के चारे के लिए काम करती है, ठीक है। अब चिनूक, आपने सुना भाई चिनूक क्या है? तो चिनूक एक स्थानीय पवन है। याद करिए, हम जब वायु पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ स्थानीय पवनें होती हैं। उस स्थानीय पवन की विशेषता वहां के कुछ खुद क्षेत्र विशेष ही होते हैं, राइट। जैसे रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत आप देख रहे हैं। अब रॉकी पर्वत से जब हवा नीचे उतरती है तो ये गर्म हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसका नाम चिनूक पड़ता है, ठीक है ना। अब चिनूक कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ की बर्फ को पिघला देता है, फिर यहाँ पे घासें उगाती हैं और उस घास का फिर इस्तेमाल होता है और इस जगह का इस्तेमाल होता है। अब इमेजिन करिए, अगर चिनूक वहां पे ना बहे तो क्या होगा? चिनूक हवा ना चले वहां पर तो क्या होगा? ठीक है ना। तो चिनूक एक तरीके से स्थानीय पवन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ का क्षेत्र और जलवायु। अब यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ पे कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं कि प्रेरी सामान्य तौर पर पेड़ विहीन होते हैं, ठीक है। और यहां पर शरपत, यानी शरपत आपने अपने यहां भी सुना होगा, विलो, ऑल्डर, पॉपुलर, इस जैसे कहीं कभी कभार पेड़ उगते हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, राइट। और ये जगह फिर खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर बारिश भी हो रही है, जगह भी मिल रहा है खेती करने का, ठीक है। फिर अब घास उग रही है, तो घास तो तभी उग रही है जब वहां की मिट्टी उपजाऊ है। तो जब मिट्टी उपजाऊ है तो यहां पर खेती भी होगी, यहां कृषि होगी, कृषि प्रदेश होंगे। अब यहां का जो क्षेत्रीय कृषि है उसमें मक्का यहां पर ज्यादा आसानी से पैदा होता है और बड़ी संख्या में पैदा होता है। फिर उसके अलावा आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा अल्फा एक तरीके का घास होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की यहां पे खेती होती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा काफी कम होती है और अनिश्चित होती है, वहां पर ये घास ऊंचे नहीं हो पाते बल्कि नुकीले हो जाते हैं, ठीक है। अब नुकीले का संबंध आप जोड़ लीजिए, क्योंकि पत्तियां बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, उससे नमी का वेपराइजेशन ज्यादा होगा।
तो जहां पर कम वर्षा होती है वहां पे पत्तियां नुकीली हो जाती हैं ताकि उनकी नमी उनके अंदर बनी रहे। ठीक है ना। उसके अलावा ये जो छोटी छोटी घासें, ये जो घासें हैं, ये घासें चारागाह के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। उपजाऊ मिट्टी में जो घास उगता है उसमें बहुत बहुत पोषक तत्व होता है। तो इस पोषक तत्व का इस्तेमाल मवेशियों को पालने के लिए किया जाता है। इसलिए यहां पर विशाल बहुत बड़े बड़े मवेशी फार्म होते हैं और इन मवेशी फार्मों क्या कहते हैं? रैंच। तो रैंच हो गए यहाँ के फार्म, बड़े बड़े फार्म होते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो खास तरीके का पहनावा रखता है और खास तरीके से अपनी जीवन शैली रखता है, तो उसे हम कहते हैं काउबॉय। काउबॉय आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, हॉलीवुड की। तो ये है एक काउबॉय अपने घोड़े के साथ। अब इतना बड़ा फार्म है, उसको आप पैदल कहां तक देख पाएंगे? तो इसके लिए एक खास घोड़ा होता है और इनका एक तरीके से पहनावा होता है। ठीक है। तो ये काउबॉय क्या करते हैं? इन फार्म्स की देखभाल करते हैं, राइट। फिर यहां पर एक महत्वपूर्ण पाया जाने वाला जंतु है, वो है बाइसन। बाइसन ये एक तरीके से अमेरिकी भैंस है, राइट। ये अलग तरीके का होता है, काफी हैवी होता है। ठीक है। फिर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है शिकार में। ठीक। इसका शिकार करने की वजह से ये अब लुप्त की स्थिति में आ गया है और अभी इसको सुरक्षा दिया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर खरगोश, काईगोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता, इस टाइप के यहां पर जीव पाए जाते हैं, राइट। तो ये तो हो गए यहां के जंतु। ठीक है। अब यहां के लोग कैसे होंगे? तो क्योंकि चरम जलवायु है, आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं है, तो यहां के लोग बड़े परिश्रमी हो गए और परिश्रमी लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल किया। अब आपने इसके मैप को देखा था, इसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये दो देश टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप कंट्री हैं विश्व की। ठीक है। तो इसकी वजह से इन क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का खूब भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यहां पर जो कृषि भी होती है, तो कृषि के लिए भी बड़े बड़े मशीनें यूज की जाती हैं, जैसे कि कंबाइन। कंबाइन अगर इसमें उसका पिक दिया हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए, कहीं ना कहीं आएगा जरूर। ठीक है। तो कंबाइन, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ये लोग बड़ी मात्रा में रखते हैं। ये रहा कंबाइन। ठीक। अब कंबाइन को देखिए, हमारे यहाँ कंबाइन बहुत लेट से आया। ठीक है। लेकिन ये कंबाइन मशीन बुआई, जुताई और थ्रेशर, ये तीनों का काम एक साथ करता है। तो यहाँ के लोगों को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम जुताई भी कर सकें, जिससे हम बुआई भी कर लें, जिससे हम कटाई भी कर लें। ठीक है। थ्रेशर का भी काम करें। तो उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया। तो वहां की आवश्यकता के कारण इस मशीन का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। तो ये कैसे होगा? क्योंकि वहां के लोग परिश्रमी होंगे और विभिन्न तरीके की परेशानियों से जूझेंगे, तो वो विभिन्न तरीके की टेक्नोलॉजी को विकसित करेंगे, राइट। इसके अलावा यहां पर कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, इस तरीके के खनिज के बहुत बड़े भंडार हैं। फिर यहां डेवलप संचार व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, जैसे सड़क, रेल और नहर की यहां पे समुचित व्यवस्था है। और इस कारण ये प्रदेश विश्व का सबसे ज्यादा औद्योगिकीकृत प्रदेश है, राइट। तो उसमें कौन सा? कनाडा और अमेरिका। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी प्रेरी। ये बाइसन देख लिया आपने। अब महत्वपूर्ण नगर जो इस प्रेरी घास स्थल में आते हैं, जैसे शिकागो का नाम आपने सुना होगा, मिनियापोलिस का नाम सुना होगा, इंडियानापोलिस का नाम आपने सुना होगा, कैंसास का नाम, डेनवर का नाम, इनका नाम आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी। तो ये शहर बहुत ज्यादा औद्योगिकीकृत हैं, राइट। ये डेवलप्ड शहर हैं। क्यों? क्योंकि यहां की परिस्थिति ऐसी है, वहां के लोगों को श्रम प्रधान बनाती है और श्रम प्रधान होने के कारण वहां पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है, राइट। चलिए, तो ये आपका प्रेरी हो गया। फिर दूसरा हमने घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल की बात की थी, वो कौन सा था? वेल्ड। अब वेल्ड ये साउथ अमेरिका यानी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के
ऐसे स्थान जहां पर शीत यानी ठंडा बहुत ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पे ये पेड़ उगते हैं। दो कंडीशन है, एक तो ठंडा होना चाहिए, साथ में बारिश की मात्रा कम होनी चाहिए, वरना बारिश मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पे मौसम ठंडा नहीं रहेगा, या फिर अगर थोड़ा बहुत ठंडा भी होगा तो नमी पा करके बारिश होती रहेगी, इस कारण वहां पे पेड़ उगते रहेंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पेड़ उगते भी हैं, लेकिन एक सामान्य विशेषता होगी कि बारिश की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल हैं, इसे वेल्ड कहते हैं। अब वेल्ड आपको याद रखना है कहां पाए जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका भी अगर आप उसका मानचित्र देखिए, हमने अमेरिका देखा, वो तो उच्च अक्षांशों पे आ रहा है, राइट, लेकिन अफ्रीका के बड़े भाग से 3 महत्वपूर्ण रेखाएं, अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। वो कौन कौन सी हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं कौन सी हैं? पृथ्वी के उष्ण ताप कटिबंध हैं, राइट। और ये उष्ण ताप कटिबंध आप देख रहे हैं, यहां से मकर रेखा जा रहा है, ठीक है ना। ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। अब इसके कारण इस क्षेत्र में तो पर्याप्त गर्मी है, ठीक है, इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए मैदानी क्षेत्र पर जहां पर जलवायु लगभग सामान्य होगी, लेकिन जैसे पर्वतीय क्षेत्र पर जब हम जाएंगे तो वहां की जलवायु थोड़ी ठंडी हो जाएगी, राइट। इसके कारण वेल्ड, ये घासें 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, राइट। और ये वेल्ड का जो क्षेत्र है, आप यहां से देखिए, ये है वेल्ड का क्षेत्र, अगर आपको अलग कलर में दिख रहा है तो, ठीक है। अब ये वेल्ड क्षेत्र किन चीजों से घिरा हुआ है? तो एक तरफ तो ड्रैंकेंसबर्ग है, ये पर्वत है, राइट। इसके अलावा ऊपर से लिम्पोपो नदी है, ठीक है। फिर यहां पर एक मरुस्थल भी है, कालाहारी रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, वो भी पाया जाता है। तो चारों तरफ चीजों से, जिनसे चीजों से घिरा हुआ है वो ये हो गए, राइट। फिर वेल्ड में भी एक तो आपने देखा कि 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर जो वेल्ड है वो अलग तरीके की होंगी, और एक होता है जिन्हें उच्च वेल्ड कहते हैं, वो होता है 1600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, राइट। तो आपका ये वेल्ड हो गया। अब वेल्ड के बारे में, यहां की जलवायु कैसी होगी? तो क्योंकि ये तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा हिंद महासागर है, और हिंद महासागर क्या है? गर्म होता है। साथ में हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है, यानी कि आर्द्रता, मतलब इसमें आर्द्रता होती है थोड़ी बहुत, राइट। ठंडी के मौसम में यहां पर ठंडी ज्यादा होती है और शुष्क ठंडी होती है। शुष्क मतलब जैसे आपके यहां भी अगर ठंड का मौसम है तो हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है, खुरदुरे पड़ जाते हैं, क्योंकि हवा में नमी नहीं है, राइट। ठंडियों के दिन में ऐसा होता है, गर्मियों के दिन में नमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें पसीना होता है, राइट। तो यहां पर भी ठंडियां शुष्क होती हैं, राइट। और इस समय यहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहां पर जुलाई में सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। कब? जुलाई। हमारे यहां जुलाई का मौसम क्या होता है, क्यों ऐसा है, इसके बारे में हमने बात किया था, दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध, उस चीज को रिलेट करिए। साथ में सूर्य की जो स्थिति है जुलाई में कहां पर है? कर्क रेखा पर, ठीक है। तो ये वो स्थिति हो गई। ग्रीष्म ऋतु में अल्पकालिक और गर्म होता है, और गर्मी के मौसम में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, राइट। अब यहां पर बीच के कुछ मौसम में बारिश भी होता है। कब? नवंबर से फरवरी के बीच में, जब यहां पर गर्मी होती है। अगर इस मौसम में बारिश नहीं हुआ या कम हुआ तो ये क्षेत्र कई बार सूखे से ग्रस्त भी हो जाता है, ठीक है। तो ये वेल्ड की जलवायु हो गई। अब वेल्ड में जानवर कौन से होंगे? तो यहां की वनस्पति विरल है, यानी बहुत डेंस नहीं है, दूर दूर तक आपको पेड़ दिखाई देंगे, घना नहीं रहेगा, ठीक है ना। अधिकतर घास स्थल से ढके रहते हैं,
और लाल घास वेल्ड की झोपड़ी झाड़ियों में पैदा होते हैं, एक खास तरीके जिसका कलर लाल होता है, राइट। बबुल, मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते दिखते हैं और वेल्ड के प्रमुख जानवर हैं शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ू। ये है चीता, ठीक। ये अब आप इसे ध्यान रखिए कि कौन से जानवर आपको घास स्थलों में दिखाई देंगे। शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ू। हमने बाइसन देखा था, बाइसन बड़े शरीर का जानवर है, उसके लिए अधिक चारा चाहिए, तो प्रेरी वेल्ड से अधिक उपजाऊ जगह पे उगता है, वो बहुत पौष्टिक होता है, राइट। तो वहां के जानवर भी वैसे होंगे, और यहाँ के जानवर कैसे होंगे, खूंखार, खासतौर से मांसाहारी होंगे, ठीक है ना। फिर वेल्ड का जो जगह है ये पशुपालन और खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ों पर है, ऊंचाई पर, सॉरी पहाड़ नहीं, ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर होने के कारण यहां का मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, राइट। तो यहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा कौन से काम हो सकते हैं, खेती नहीं हो सकती, तो क्या हो सकता है, पशुपालन होता है, और क्या होता है, खनन होता है, क्योंकि यहाँ पे खनिज के बहुत बड़े बड़े भंडार मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये किम्बरले हीरे की खान, तो यहां पर विभिन्न तरीके के खान मिलते हैं, जैसे हीरे का खान, सोने का खान, ठीक है। और ये क्षेत्र भी काफी विकसित है साउथ अफ्रीका का, यहां पर भी एक समय ये औपनिवेशिक शासन में हुआ करता था, तो यहां पर संचार की, परिवहन की समुचित व्यवस्था है, ठीक है। ये आपका 9वां चैप्टर हो गया, राइट। अब इसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे मिसिसिपी नदी कहां बहती है, ये हमने अभी देखा, आप एलिमिनेट करिए, अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ये थोड़ा सा आपको मैप पे वहां पर ध्यान देना होगा, तो इसका आंसर निकल जाएगा। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ये वहीं दिख रहा था, मैंने दिखाया भी था, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है, तो वेल्ड के पश्चिम में है, क्योंकि हमने पंपास की तो बात ही नहीं की, ठीक है। मेरिनो किसकी प्रजाति है, मछली की नहीं, हाथी की नहीं, भेड़ की एक प्रजाति है, ठीक है। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने देखा हीरे की खान के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, ये 9वां चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रेगिस्तान, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।